जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर हम लोग श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं जिसका नाम है भगत सिंह का मुकदमा। हम लोग 31 मई 1930 तक की गवाही देख चुके हैं। स्पेशल ट्रिब्यूनल में गवाही चल रही है। क्रांतिकारियों ने अदालत का बहिष्कार कर रखा है। क्रांतिकारियों की तरफ से कोई वकील भी मौजूद नहीं है अदालत में। 3 जजों का ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसमें सुनवाई हो रही है, जिसमें जज हैं, सरकार के वकील हैं, सरकार की तरफ से पुलिस अधिकारी वहां मौजूद हैं, सरकार की तरफ से ही गवाह पेश किए जा रहे हैं और गवाही चल रही है। बिल्कुल ही ये एक पक्षीय अदालत, जिस तरह से ये बदनाम अदालत हुई थी, वैसे जिस वजह से वो सब कुछ हो रहा है। तो 31 मई के बाद हमने देखा था कि जजों के पैनल ने इसको सुनवाई को बीच में कुछ दिनों के लिए स्थगित किया है। ये नहीं जानकारी मिल सकी कि वो छुट्टी के दिन थे या किसी खास वजह से। और 9 जून को फिर से अदालत में सुनवाई शुरू हुई है। अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि 9 जून को अदालत में क्या सुनवाई शुरू हुई। शुरुआत अदालत की वैसे ही हुई। प्रोसीडिंग बुक में जो दर्ज है कि जज मौजूद हैं, सरकारी वकील मौजूद हैं, सभी अभियुक्त अनुपस्थित हैं। कोई भी अभियुक्त यहां पर मौजूद नहीं है, न वकीलों न अभियुक्तों की तरफ से कोई यहां मौजूद है। और फिर वो दोनों ही जो जेल जहां से असिस्टेंट जेलर दोनों जेल के हैं, बोस्टन जेल और सेंट्रल जेल लाहौर के, वो दोनों आकर बताते हैं कि अभियुक्तों ने आने से इनकार कर दिया और फिर सुनवाई आगे की शुरू होती है। गवाह संख्या 12 के रूप में गंडा सिंह, पिता का नाम हरि सिंह, जाति सिख, पेशा में है नौकरी, जेल सुप्रिंटेंडेंट फैजाबाद। ये गवाह संख्या 12 का परिचय है और फिर बयान शुरू होता है। ये जो बयान है इस गवाह का, गवाह संख्या 12 का, ये योगेश चंद्र चटर्जी के बारे में है। योगेश चंद्र चटर्जी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल वगैरह, राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह सब थे, उस संगठन के बहुत ही नामचीन क्रांतिकारी रहे हैं। और काकोरी एक्शन के बाद इन्हें भी आजीवन कारावास की सजा मिली थी। और जब एक जेल से दूसरी जेल में इनको ट्रांसफर किया जा रहा था, उस समय उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई थी क्रांतिकारियों ने। हालांकि वो योजना सफल नहीं हो पाई थी। और जो ट्रांसफर किया गया है एक जेल से दूसरी जेल में योगेश चंद्र चटर्जी को, उसके बारे में ये गवाही हो रही है। ये जो गवाह है, गवाह संख्या 12, ये चूंकि जेल सुप्रिंटेंडेंट है और ये गवाही दे रहा है। आप देखिए अपनी गवाही में क्या कहता है, संक्षेप में हम लोग देख लेते हैं। मैं 1928 में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में सुप्रिंटेंडेंट था। राम दुलारे त्रिवेदी और योगेश चंद्र चटर्जी, जो कि काकोरी केस में सजा पा चुके थे, वहां उसी जेल में थे। 13 मार्च 1928 को योगेश चंद्र चटर्जी को फतेहगढ़ जेल से आगरा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। वास्तव में फरवरी 1928 में मुझे सूचना मिली थी कि योगेश चंद्र चटर्जी ने 4-5 कैदियों के साथ इस जेल से भागने की योजना बनाई थी। इसलिए मैंने सलाह दी कि योगेश चंद्र चटर्जी को यहां से स्थानांतर कर दिया जाए, इनकी जगह बदल दी जाए। सुखदेव ने यहां पर एक टिप्पणी की है। आप देखिए, ये टिप्पणी है, लिखते हैं सुखदेव, इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुली अंडरस्टैंड। मैंने इस मामले की रिपोर्ट सुप्रिंटेंडेंट को दी। इसके अतिरिक्त जो भी प्रार्थना पत्र 1-2 दिन में कैदियों से मुलाकात के लिए आई, उनसे मुझे संदेह हुआ और मैंने छानबीन की। एग्जिबिट PES और PES-1 वे प्रार्थना पत्र हैं, पर्चियां हैं जो मुझे मिले। एग्जिबिट PES और PES-1 दोनों पर्चियां मुझे 3 मार्च 1928 को मिली। एग्जिबिट PES जो पर्ची है वो राम दुलारे त्रिवेदी के मिलने के बारे में है। राम दुलारे की मुलाकात जनवरी 1928 में हो चुकी थी और उससे दूसरी मुलाकात अप्रैल से पहले नहीं हो सकती थी। मैंने पुलिस को सूचना दे दी थी कि जो व्यक्ति राम दुलारे से मिलने के लिए आए उनकी निगरानी की जाए। एग्जिबिट PES-1 प्रार्थना पत्र जो है, जो पर्ची है, वो योगेश चंद्र चटर्जी से मुलाकात के बारे में है। और यह कैदी अप्रैल 1927 में इस जेल में आया था। उससे पहले कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया था। यह पहला प्रार्थना पत्र, यानी जो कैदी से मिलने के लिए जो पर्ची जाती है वो।
उस कैदी से मिलने के लिए दिया गया था। मैंने दोनों पर्चियां सुपरिटेंडेंट के पास पेश की और कहा कि जो व्यक्ति मिलने के लिए आए उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। मैंने इस चिट्ठी में लिखा कि इन प्रार्थना पत्रों को, इन पर्चियों को लिखने वालों की गतिविधियों की भी निगरानी की जाए। एग्जिबिट PES-2 वह चिट्ठी है जो सुपरिटेंडेंट ने लिखी। इस चिट्ठी में जो बदलाव किया गया वह मेरे हाथ का है। इस बदलाव में मेरे इनिशियल हैं, इनिशियल जो छोटा सा हस्ताक्षर किया जाता है, कहीं कुछ कटपिट या कुछ जोड़ घटाव किया जाता है किसी कागज में, वो इस पर्ची PES-2 पर जो हस्ताक्षर है उसकी शिनाख्त मैं करता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये पर्चियां यानी PES और PES-1 किसने लिखी। 13 मार्च को योगेश चंद्र चटर्जी को आगरा सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। ये एक बयान खत्म हुआ। फिर गवाह संख्या 13 का तुरंत बयान शुरू हुआ। परिचय है गवाह का, मोहन सिंह, पिता का नाम सरदार राम सिंह, जाति सिख, सब इंस्पेक्टर पुलिस, उम्र है 37 वर्ष, जिला फर्रुखाबाद। इसकी गवाही भी गवाह संख्या 12 की ही तरह है, वो जो ट्रांसफर किया गया है योगेश चंद्र चटर्जी को, और लगभग वही सारी बातें इस गवाह के बयान में भी दोहराया गया है कि कैसे कैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई गई। इसमें बिल्कुल कुछ नई टाइप की कोई बात नहीं है। फिर गवाह संख्या 14 की बारी आती है। गवाह संख्या 14 का बयान भी योगेश चंद्र चटर्जी के जेल बदलने को लेकर के ही है। गवाह का नाम है मेजर M.A. जाफरी, IMS, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल आगरा। और गवाह संख्या 14 का बयान है, मैं यह जेल का दाखिला और रिहाई रजिस्टर एग्जिबिट PEU-2 जो 7 जनवरी 1928 से शुरू किया गया था पेश कर रहा हूं। जब से मैं इस जेल का सुपरिटेंडेंट हूं, यह रजिस्टर मेरे पास ही रहा है। रजिस्टर से मालूम पड़ता है कि योगेश चंद्र चटर्जी, पिता का नाम बैनचंद, 14 मार्च 1928 को सेंट्रल जेल फतेहगढ़ से आया और 16 फरवरी 1929 को सेंट्रल जेल लखनऊ में भेज दिया गया। रजिस्टर में उसका पूरा पता और हुलिया दिया गया है। अंगूठे के निशान भी मौजूद हैं जिन पर जेलर के हस्ताक्षर हैं। ये अंगूठे के निशान उस समय लगवाए जाते हैं जब कैदी जेल में आता है और जेल से जाता है। ये बयान खत्म हो जाता है इतना पर गवाह संख्या 14 का। और गवाह संख्या 15 का फिर बयान शुरू होता है। गवाह संख्या 15 पीला पर्चा के बारे में बताता है। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि ये पीला पर्चा जो वास्तव में है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का संविधान है। चूंकि पीले कागज पर इसे छपवाया गया था इसलिए इसे पीला पर्चा के नाम से जाना जाता है। पहले भी जिक्र कई बार हो चुका है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का संविधान ये था जो कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, हम किस भारत का निर्माण करना चाहते हैं। और ये जो भारत आजाद होगा, जो हमारे सपनों का भारत होगा, वो कैसा होगा, उसके बारे में विस्तार से कभी पूरी चर्चा हो जाएगी। और पूरे पीले पर्चे पर क्या लिखा हुआ था उस पर भी चर्चा होगी। मुख्य रूप से सचिंद्र नाथ सान्याल ने उसे तैयार किया था। और ये जो अगले गवाह की गवाही हो रही है, ये पीला पर्चा को लेकर के गवाही हो रही है। देखिए गवाही, गवाह का नाम है ब्रह्मा सिंह, पिता का नाम सूबेदार धूना सिंह, उम्र है 37 साल, पुलिस इंस्पेक्टर CID। और बयान देता है कि काकोरी डकैती केस में सेशन रिकॉर्ड लखनऊ से ये कागज येलो लिफलेट एग्जिबिट PEV जो कि HRA का संविधान है लाया हूं। मैं इसको ऐसी ही हालत में लाया जैसा कि था। उसके बाद फिर एक और गवाह की गवाही है, गवाह नंबर 16 कैलाशपति, जो कि बाद में सरकारी वादा माफ गवाह बन गया था। फरार क्रांतिकारी के बारे में बयान है। गवाह का नाम है पंडित बाल बहादुर चतुर्वेदी, उम्र 44 वर्ष, क्लर्क गोरखपुर। कैलाशपति गोरखपुर हेड ऑफिस में काम करता था और वहां से क्रांतिकारी दल को उस समय बहुत अधिक रुपए की जरूरत थी और कहीं से कुछ नहीं उपाय हो पाया, तो वो पोस्ट ऑफिस में जो रुपया जमा था उसे लेकर के भाग गया था। और उसके बारे में ये जो क्लर्क आया है गवाह के रूप में पंडित बाल बहादुर चतुर्वेदी, उसने गवाही दी है। और इसी के साथ 9 जून की गवाही खत्म होती है। 9 जून के बाद अदालत बैठती है 10 जून को, लेकिन कार्यवाही नहीं होती है। 11 जून को भी अदालत बैठती है लेकिन
कार्यवाही नहीं होती है, कार्यवाही को टाल दी जाती है और मुख्य वजह है कि जस्टिस आगा हैदर अनुपस्थित थे। 11 जून को जो कार्यवाही टलती है उसमें आदेश निकाला जाता है जे कोल्डस्ट्रीम ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की आज्ञा से कि अब अगली सुनवाई 16 जून को होगी और 16 जून की गवाही हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं भगत सिंह का मुकदमा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, आपके लिए हम लगातार पेश कर रहे हैं अमर क्रांतिकारियों की कहानियाँ। इस अभियान को जारी रखने में द फ्रीडम को आपकी मदद चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कृपया इस अभियान को जारी रखने के लिए मदद करें। द फ्रीडम आपका आभारी रहेगा।